भारत के भविष्य को मेरा अभिवादन। स्वागत है आप सबका CTRD के एक और वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने सेडिमेंट्री साइकिल्स के बारे में पढ़ा। सेडिमेंट्री साइकिल्स में हमने दो साइकिल्स का जिक्र किया, फॉस्फोरस साइकिल और सल्फर साइकिल का। फॉस्फोरस साइकिल को हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। इसमें होने वाली प्रोसेसेस को भी हमने समझा और लास्ट में हमने प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स का कॉन्सेप्ट समझकर इस वीडियो को खत्म किया था। आज के वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं सल्फर साइकिल पे और इसकी शुरुआत मैं लुइस डार्टनेल की इस लाइन से करना चाहता हूं। द सल्फर ऑफ द प्रोटीन इन योर हेयर एंड मसल्स वाज स्प्यूड आउट बाय वोल्केनोज। इस लाइन का अर्थ ये है दोस्तों कि जो प्रोटीन आपके बालों में, आपके नाखूनों या आपकी मसल्स में मिलता है, उस प्रोटीन के भीतर मौजूद सल्फर को वोल्केनोज के द्वारा रिलीज किया गया था, या वो सल्फर वोल्केनोज से निकल कर आया हुआ है। ऐसा क्यों है ये आप इस वीडियो के खत्म होने तक समझ जाएंगे। सल्फर का जो सबसे बड़ा रिजर्वायर होता है वो अर्थ के क्रस्ट में ही होता है। इसके अलावा हमें जो मेजर रिजर्वायर्स इसके देखने को मिलते हैं वो है ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड बायोटा। सल्फर साइकिल के पीछे जो ड्राइविंग फोर्सेस हैं वो हैं जियोलॉजिकल प्रोसेसेस, जिसमें वोल्केनिक इरप्शन जैसी चीजें हो गई, साथ में माइक्रोबियल प्रोसेसेस जो कि सल्फर को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इस साइकिल में होने वाली बहुत सारी प्रोसेसेस कॉमन है दूसरी साइकिल्स के साथ, लेकिन कुछ प्रोसेसेस जो दूसरी साइकिल्स में कॉमन नहीं थी उनको मैंने यहां लिस्ट आउट किया है। आइए एक एक करके उन्हें समझते हैं। पहली प्रोसेस है आपकी वोल्केनिक इरप्शंस की। वोल्केनिक इरप्शंस का मतलब है ज्वालामुखियों का फटना। आपने देखा होगा वोल्केनोज ऐसे जोन्स होते हैं जहां पर अक्सर अर्थ के क्रस्ट में कोई एक फ्रैक्चर होता है और उस फ्रैक्चर से लगातार लावा जो कि एक मोल्टन फॉर्म में होता है वो वहां से बाहर निकलता रहता है। इन्हीं वोल्केनिक इरप्शंस के दौरान सल्फर गैसेस भी रिलीज होती हैं, जो या तो सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज होती हैं या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्म में रिलीज होती हैं। इनके रिलीज होने के साथ ही सल्फर ऐड होता है एटमॉस्फेयर में और हिस्सा बनता है सल्फर साइकिल का। आप कह सकते हैं कि ये वन ऑफ द एंट्री पॉइंट्स है सल्फर का सल्फर साइकिल में। दूसरी प्रोसेस है वेदरिंग। वेदरिंग को आपने पिछले वीडियो में भी समझा था कि कैसे कुछ एबायोटिक या बायोटिक फैक्टर्स की वजह से बड़े बड़े पत्थर या बड़ी चट्टानें टूटकर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होती हैं और लगातार उनका डाउन साइजिंग या ब्रेकडाउन चलता रहता है जब तक कि वो एक मिनरल सैंड में कन्वर्ट नहीं हो जाते। यहां पर भी उसी वेदरिंग की बात हो रही है, लेकिन सल्फर साइकिल के कॉन्टेक्स्ट में हम यहां बात करेंगे स्पेसिफिकली सल्फर कंटेनिंग रॉक्स की वेदरिंग के बारे में, यानी ऐसे रॉक्स जिनमें सल्फर की मात्रा है। जब उन रॉक्स की वेदरिंग होगी तभी उन रॉक्स से सल्फेट आयंस रिलीज होंगे और वो सॉइल या वाटर का हिस्सा बनेंगे इरोजन होने के बाद। यहाँ पर एग्जाम्पल है आपके सामने जिप्सम का और पायराइट रॉक्स का जो सल्फर रिच होते हैं। जैसे ही इन रॉक्स की वेदरिंग होती है तो सल्फेट्स रिलीज हो जाते हैं सॉइल में। तीसरा मेन प्रोसेस यहाँ पर एंथ्रोपोजेनिक इनपुट है। ये जो वर्ड है, एंथ्रोपोस का मतलब होता है ह्यूमन और जेनिक का मतलब होता है ह्यूमन बॉर्न या ह्यूमन जेनरेटेड। तो यहाँ पर एंथ्रोपोजेनिक इनपुट का मतलब हो गया कि सल्फर का वो इनपुट जो ह्यूमन जेनरेटेड है या इंसानों की वजह से जब सल्फर साइकिल में ऐड होता है तो हम उसे एंथ्रोपोजेनिक इनपुट कहते हैं। ऐसा हम ह्यूमंस कब करते हैं? ऐसा हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाकर या अपने इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से करते हैं। जब भी हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं तो उन फॉसिल फ्यूल्स में मौजूद सल्फर एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है गैसेस के रूप में और एटमॉस्फेयर का हिस्सा बनता है, सल्फर साइकिल का हिस्सा बनता है। इसका एग्जाम्पल है जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स में कोयला जल रहा है उससे रिलीज होती है सल्फर डाइऑक्साइड। यही सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है और एसिड रेन कॉज करती है। अगली जो प्रोसेस है वो है डिसिमिलेटरी रिडक्शन। आपने पिछली वीडियो में एक प्रोसेस के बारे में पढ़ा था जिसे हम कहते थे असिमिलेशन। यहाँ पर उसी का ऑपोजिट है डिसिमिलेशन या डिसिमिलेटरी रिडक्शन। असिमिलेशन और डिसिमिलेशन, इन दोनों में एक फंडामेंटल फर्क ये है कि जब भी कोई एलिमेंट किसी सेल का या प्लांट बॉडी का हिस्सा बनता है तो वो कहलाता है असिमिलेशन, और जब भी कोई एलिमेंट
किसी भी प्लांट बॉडी या सेल से बाहर निकाला जाता है तो वो कहलाता है डिसिमिलेशन। यहां पर डिसिमिलेटरी रिडक्शन से हमारा क्या मतलब है, आप पहले इस रिडक्शन टर्म को समझिए। रिडक्शन का मतलब है या तो किसी एलिमेंट में हाइड्रोजन ऐड कर दिया जाए या फिर कोई इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए। जब भी किसी एलिमेंट के आयन के साथ हम हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो वो प्रोसेस रिडक्शन कहलाती है। यहाँ पर डिसिमिलेटरी रिडक्शन का मतलब है एक ऐसी प्रोसेस जिसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट करते हैं और उस प्रोसेस में सल्फेट जो होता है यानी SO4 इसको रिड्यूस किया जाता है, यानी इसमें 2 हाइड्रोजन्स ऐड किए जाते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड बनाने के लिए, और ऐसा किया जाता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ऐसा होने के बाद सल्फर जो यहाँ पे मेन की एलिमेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सेल से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। ये प्रोसेस कहलाती है डिसिमिलेटरी रिडक्शन, और क्योंकि सल्फर सेल से बाहर रिलीज कर दिया जा रहा है इसीलिए ये प्रोसेस कहलाती है डिसिमिलेशन या डिसिमिलेटरी रिडक्शन। अगर ये सल्फर एब्जॉर्ब कर लिया जाता सेल के अंदर ही तो ये कहलाता असिमिलेशन। इसका एग्जाम्पल है आपके सामने सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरियाज जो वाटर लॉक्ड सॉइल्स में हमें मिलते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जिसे हम H2S लिखते हैं। अगली प्रोसेस है एसिमिलेटरी रिडक्शन। आप एसिमिलेशन और डिसिमिलेशन के बीच का डिफरेंस अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन यानी कि या तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। असिमिलेटरी रिडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स या माइक्रोब्स सल्फेट को रिड्यूस करते हैं सल्फाइड में और इसे अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हिस्सा बना लेते हैं जैसे कि अमाइनो एसिड्स। इसका एक एग्जाम्पल है कि सॉइल में मौजूद सल्फेट को प्लांट्स एब्जॉर्ब करें और एब्जॉर्ब करके उससे अमाइनो एसिड सिंथेसिस करें, यानी कि सिस्टीन या मिथियोनिन जैसे अमाइनो एसिड्स बना लें। ये अमाइनो एसिड्स बाद में चल के प्रोटीन बनाते हैं जब इनका पॉलीमराइजेशन होता है, या हम कह सकते हैं कि जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जुड़ते हैं तो वो एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से ये सल्फेट उस प्रोटीन का हिस्सा बन जाता है जो सेल के अंदर है और इसी वजह से ये रिडक्शन कहलाता है। अगली प्रोसेस है डिसल्फ्यूरेशन। डिसल्फ्यूरेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड से हमारा मतलब है वे प्रोटीन्स जो प्लांट्स ने या प्रोड्यूसर्स ने सिंथेसाइज किए हैं या उन प्रोड्यूसर्स से वे कंज्यूमर्स या दूसरे एनिमल्स का हिस्सा बन चुके हैं, उनकी बॉडी का हिस्सा बन चुके हैं। जब उन्हें ब्रेक डाउन किया जाता है और ब्रेक डाउन के दौरान उनसे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जब रिलीज होती है या इनऑर्गेनिक सल्फर के रूप में जब वे रिलीज होते हैं वापस से एनवायरनमेंट में, तो इस प्रोसेस को हम डिसल्फ्यूरेशन कहते हैं। ऐसा अक्सर डिकम्पोजिशन के दौरान देखा जाता है। इसका एग्जाम्पल है आपके सामने, जब बैक्टीरियाज सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन्स को डिकम्पोज करते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं, और ऐसा अक्सर डेड ऑर्गेनिजम्स के साथ होता है, तो उस समय पर H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज हो रही होती है। इस कड़ी में जो लास्ट प्रोसेस है वो है मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन को आपने पिछले वीडियो में भी पढ़ा। मिनरलाइजेशन का अर्थ है ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स को कन्वर्ट कर देना इनऑर्गेनिक सल्फेट में, और ये कन्वर्जन फैसिलिटेट किया जाता है डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। इस प्रोसेस से गुजरने के बाद सल्फर अपने इनऑर्गेनिक फॉर्म में दोबारा से प्लांट्स के लिए अवेलेबल हो जाता है। आपको यहाँ ये समझने की जरूरत है कि प्लांट्स के लिए डायरेक्ट जो ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स होते हैं यानी कि जो प्रोटीन वगैरह हैं वे डायरेक्टली यूज नहीं किए जा सकते। प्लांट्स को चाहिए होता है इनऑर्गेनिक सल्फेट या हम कह सकते हैं इनऑर्गेनिक सल्फर, और वो अवेलेबल करवाते हैं डिकम्पोजर्स। कैसे? डेड मैटर को डिकम्पोज करके, मिनरलाइज करवाकर और डिसल्फ्यूरेशन करवाकर। इसका एग्जाम्पल है जैसे सॉइल माइक्रोब्स किसी लीफ लिटर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक सल्फर को सल्फेट आयंस में कन्वर्ट कर दें, तो यह मिनरलाइजेशन कहलाएगा। चलिए अब चार्ट देखकर इस साइकिल को समझते हैं। आप यहां देख सकते हैं, यहां पर वोल्केनिक इरप्शंस हो रहा है यानी ज्वालामुखी फट रहा है, और ज्वालामुखी फटने के दौरान यहां से सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही हैं और एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन रही हैं। सिमिलरली
जो इंडस्ट्रीज में फॉसिल फ्यूल हमारा जल रहा है, उस फॉसिल फ्यूल के जलने की वजह से भी सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेस एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन रही हैं। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट है सल्फर का, सल्फर साइकिल में। यहां से जब ये सल्फेट्स एटमॉस्फेयर का हिस्सा बनते हैं तो ये दो तरीके से वापस लैंड पे आते हैं या जमीन पे आते हैं, एक ड्राई डिपोजिशन के रूप में और दूसरा वेट डिपोजिशन के रूप में। ड्राई डिपोजिशन का अर्थ है साथियों, जब सीधे सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेस या फिर सल्फेट पार्टिकल्स पर्टिकुलेट मैटर के रूप में आकर जमा हो जाते हैं सरफेसेस पे, चाहे वो प्लांट सरफेसेस हो या फिर सॉइल सरफेस हो। जब लगातार ऐसा डिपोजिशन होता है तो ये सल्फेट्स सॉइल का हिस्सा बन जाते हैं और ये कहलाता है ड्राई डिपोजिशन। दूसरा तरीका है वेट डिपोजिशन। ये जो सल्फेट्स या सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में पहुंची, ये एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर वेपर से रिएक्ट कर बनाती है सल्फ्यूरिक एसिड, या जिसे हम कहते हैं H2SO4। ये सल्फ्यूरिक एसिड एसिड रेन के रूप में आकर बरसता है अलग अलग जगह पर, चाहे जमीन हो या पानी हो, और इसी दौरान ये जमीन का हिस्सा बन जाता है या पानी का हिस्सा बन जाता है। ये प्रोसेस कहलाती है वेट डिपोजिशन। एक बार जब इनका डिपोजिशन हो चुका है, चाहे वो ड्राई हो या वेट, डिपोजिशन होने के बाद ये सल्फेट्स सॉइल में अवेलेबल हो गए हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्हीं सल्फेट्स को प्रोसेस करते हैं, या आप कहिए कि इनऑर्गेनिक फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। ये इनऑर्गेनिक फॉर्म्स में कन्वर्ट होने के बाद ये अवेलेबल होते हैं प्लांट्स के लिए। प्लांट्स इन्हें एब्जॉर्ब करके इनसे प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं या अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, और जो अपनी बॉडी में ये अक्यूमुलेट करते हैं ये कहलाता है ऑर्गेनिक डिपोजिशन। एक सिमिलर प्रोसेस आपको ओशियंस में भी देखने को मिलता है। जब यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स जो मौजूद हैं वे सल्फेट्स को एब्जॉर्ब करके जब अमाइनो एसिड्स सिंथेसिस करते हैं तो यही अमाइनो एसिड्स उनके बॉडी मास का या बायोमास का हिस्सा बनते हैं, जो लगातार फूड चेन में ट्रैवल करते रहते हैं, और इसी तरह वो हिस्सा बनते हैं ऑर्गेनिक डिपोजिशन का। जब ये प्लांट्स या प्रोड्यूसर्स या दूसरे एनिमल्स मरते हैं तो इनके डिकम्पोजिशन होने के बाद डीसल्फरेशन होता है, और मिनरलाइजेशन जैसी प्रोसेसेस की मदद से ये सल्फेट्स वापस से इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और सॉइल में अवेलेबल हो जाते हैं। सिमिलरली या ओशन में भी अवेलेबल हो जाते हैं, और जब ये यूज नहीं हो पाते हैं तो इनका डिपोजिशन होता है सल्फाइड सेडिमेंट्स के रूप में, और ये हिस्सा बनते हैं सेडिमेंट का। कभी कभी ऐसे सेडिमेंट्स जियोलॉजिकल अपहीवल की वजह से या जियोलॉजिकल प्रोसेसेस की वजह से ओर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिमिलरली जब लिविंग बायोटा का फॉसिलाइजेशन होता है और वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होता है, तो यही सल्फर कंपाउंड्स जो लिविंग बायोटा में प्रेजेंट होते हैं ये हिस्सा बन जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स का, जो फिर से अवेलेबल होते हैं हमारे लिए एक्सट्रैक्ट करने के लिए और इन्हें बर्न कर वापस एटमॉस्फेयर में पहुंचाने के लिए। इस तरह से ये सल्फर साइकिल कंप्लीट होता है। मैंने ड्राई डिपोजिशन और ऑर्गेनिक डिपोजिशन को यहाँ पर लिख दिया है, आप इसे पॉज करके यहाँ समझ सकते हैं। इस साइकिल में जितने भी प्रोसेसेस के बारे में हमने मेंशन किया है उन्हें मैंने यहाँ वन लाइन में समराइज किया है। एक सिंगल लाइन में आप इन्हें समझ सकते हैं कि वोल्केनिक इरप्शन क्या होता है, एंथ्रोपोजेनिक इनपुट क्या है, डिसिमिलेटरी रिडक्शन क्या है, मिनरलाइजेशन क्या है। आप इसे जल्दी से समझकर रिवाइज कर सकते हैं। इसी के साथ हमने सेडिमेंट्री साइकिल्स को कंप्लीट कर लिया है और आप इकोसिस्टम के दो फंक्शंस को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, एनर्जी फ्लो को और बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को। अगली वीडियो में मुलाकात होगी जल्दी इकोलॉजिकल सक्सेशन को समझने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।